हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी हिस्ट्री की क्लास है और इस क्लास की जो टाइमिंग रहती है डेली शाम को 6 बजे रहती है। इस क्लास को पूरा लीजिएगा। हमारा इसमें प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट का टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। लगभग सारे क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करा देंगे जितने आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना था। क्यों नहीं माना था? क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना था क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? ये थे हमारे किस वर्ग के? ये तुर्क वर्ग के थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तुर्क वर्ग के ये थे। चलिए देखिए, जैसे सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्राय सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल या अल्पवयस्क होता था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दीवाने मुस्त खराज। दीवाने मुस्त खराज का बताएंगे, अलाउद्दीन खिलजी से है, सही है। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद तुगलक से है। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक से है। दीवाने रियासत बलबन से नहीं है। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी से है। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से है दीवाने रियासत, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, पहले से देख लेते हैं। विकल्पों में दिए गए प्रशासनिक विभागों को प्रारंभ करने वाले शासक इस प्रकार हैं। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी से, राजस्व विभाग इनके पास। और अगला है, दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग से। दीवाने खैरात फिरोज तुगलक दान विभाग से। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण विभाग। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला हमारा है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? किसने की थी इक्ता व्यवस्था प्रारंभ? ये आपको आंसर करना है। चलिए देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इल्तुतमिश। क्या? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इल्तुतमिश इज द राइट आंसर। देखिए, भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की। यह हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास था। यह भूमि का एक विशेष खंड होता था जो सैनिक या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, किंतु वे इस भूभाग के मालिक नहीं होते थे। वे केवल लगान का ही उपभोग कर सकते थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्न कूट से करें। देखिए, दाम, जीतल, रुपया, टंका, इनमें से कौन कौन सी हैं? देखिए आपको बता दूं कि इसके अंदर जो जीतल और टंका है ये हमारा राइट हो जाएगा। ये मुद्रा थी सल्तनत काल की। कौन कौन सी? जीतल और टका, यानी कि दूसरा और चौथा। ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले से देख लेते हैं। देखिए, सल्तनत कालीन दो प्रमुख मुद्राएं हैं, जीतल एवं टंका। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रणा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सबसे अधिक था क्योंकि उसी ने दो प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। सगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था किसने? ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसका? अलाई दरवाज़ा का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक में घोड़े के नाल के आकार की मोहराबदार प्रवेश द्वार है। इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराब या ट्यूडर मेहराब का एक प्रमुख वास्तु
तत्व के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। किसने नहीं दिया? ये है हमारा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने योगदान नहीं दिया था। जैसे आपको बता दूं कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। यह गोलाकार तथा पंचमंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक ने शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल में को काफ़ी हानि पहुंचा दी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गईं, जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा, कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता थे। बताइए कौन थे? कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता कौन थे? ये थे हमारे अभिकवि। कौन? अभिकवि थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभिकवि। देखिए, मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राजा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अभि और महेश थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ कौन सा है? यह है बलबन का मकबरा। कौन सा? बलबन का मकबरा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, बलबन का मकबरा। देखिए, भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के नक्शे में बनवाया गया था। स्वयं का मकबरा था, यह ध्यान रखना है। चलिए अगला हमारा है, देखिए, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? किताब उल हिंद प्रसिद्ध रचना के लेखक का नाम था अल-बरूनी। क्या? अल-बरूनी था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अल-बरूनी इज द राइट आंसर। देखिए, किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की थी। अरब से आने वाले यात्रियों में अल-बरूनी प्रमुख था। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। उसकी महत्वपूर्ण कृति तहकीक-ए-हिंद अथवा किताब उल हिंद से तत्कालीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर विशेष विवरण प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? किसके विकास में निभाई थी? ये निभाई गई थी, आंसर करेंगे। देखिए, ये निभाई गई थी हमारी खड़ी बोली के विकास में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली इज द राइट आंसर। देखिए, खुसरो ने विभिन्न भारतीय बोलचाल की भाषाओं को सीखा, विशेषतः जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता था। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। वह स्वयं कहता था कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। उसने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित था? कौन से, किसके दरबार से था? ये था गयासुद्दीन बलबन के दरबार से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन इज द राइट आंसर। देखिए, अमीर खुसरो आरंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र महमूद की सेवा में रहा। मंगोलों के साथ एक मुकाबले में महमूद मारा गया। मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया, किंतु किसी तरह वह जेल से भागने में सफल रहा और बलबन के दरबार में संबंधित हो गया। अमीर खुसरो बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतर्गत रहा। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के सत्ता संभालने के वर्ष में ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अमीर खुसरो एक थे। कौन थे? अमीर खुसरो जो थे वो कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे। तो इसका राइट आंसर ये तीनों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखिए, खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तकों में से एक अमीर खुसरो, एक कवि, एक इतिहासकार, एक संगीतज्ञ तीनों थे। उन्हें तूतिए हिंद का उपनाम भी दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है आपका एग्जाम में। अगला है, नई फारसी काव्य शैली
सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? कौन थे? ये थे हमारे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अमीर खुसरो थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उसका कहना था, ना तफजे हिंदी अस्त्र आज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। अगला है, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। कौन था? हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? वो था हमारा कौन? आंसर करेंगे, वो था हमारा अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अमीर खुसरो हिंदी एवं फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। जियाउद्दीन सज्जादी के अनुसार फारसी भाषा तथा साहित्य के भारत में विकास तथा इसके कारण दो देशों के मध्य निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं होता जब तक अमीर खुसरो का उल्लेख न हो, जो निश्चित रूप से एक इस अद्भुत घटना का मुख्य पात्र था। ठीक है, अमीर खुसरो स्वयं कहता था, मैं तुर्की भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? किसके द्वारा दी गई थी? आंसर करेंगे सभी। दी गई थी किसके द्वारा? ये दी गई थी सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। जैसे चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना 1232 से 33 ईस्वी में सदरुद्दीन मोहम्मद अल औफी द्वारा दी गई। इनकी पुस्तक का नाम लुबाब उल अलबाब तथा जवामी उल हिकायत थी। जवामी उल हिकायत में ही इन्होंने दिशा सूचक यंत्र के बारे में संदर्भित किया था। ये ध्यान रखना आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? किस शासक के अधीन नहीं की थी? ये की नहीं की थी, ये की इल्तुतमिश के अधीन नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आइन उल मुल्क मुल्तानी ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज शाह तुगलक के अधीन अपनी सेवा प्रदान की। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में आइन उल मुल्क मुल्तानी को मध्य भारत भेजा, जहां उसने मालवा पर विजय प्राप्त कर ली। वह अपने अंतिम दिनों में दक्षिण विजय में व्यस्त रहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई? किस प्रथा की शुरुआत हुई थी? ये प्रथा थी जौहर प्रथा। कौन सी? जौहर प्रथा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जौहर प्रथा इज द राइट आंसर। जैसे राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों ने स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ। इसमें सभी राजपूत पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के पश्चात किले में सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से चिता में कूदकर अपनी जान दे देती थीं। सती प्रथा एवं बाल विवाह जैसी प्रथाएं यद्यपि राजपूतों के समय बढ़ी, तथापि ये पहले से चली आ रही थीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? कौन था? ये था हमारा हेमचंद्र सूरी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेमचंद्र सूरी था। जैसे हेमचंद्र सूरी मध्यकालीन विद्वान या लेखकों में जैन धर्म का अनुयायी था। वह जयसिंह सिद्धराज के दरबार को सुशोभित करता था। उसी से प्रभावित होकर जयसिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करवाया था और उसमें जैन तीर्थकों की मूर्तियां स्थापित करवाई थीं, जो अनंतर एक जैन मंदिर तीर्थ के नाम से जानी जाती हैं। यह जाना जाता है। चलिए अगले पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता। किसकी? देखिए, भारतीय कृषक 13वीं और 14वीं शताब्दियों में मक्का की खेती नहीं करता था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मक्का इज द राइट आंसर। देखिए, आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया। वहाँ जाकर आप हमें
ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।